Hello guys, so today we are here with a very important video on vibration isolation और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए शुरू करते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन। सो अभी तक हमने ये देखा कि वाइब्रेशन जो है वो बहुत सारे मशीन्स में होता है। अगर ये मशीन रोटरी मशीन है या तो फिर रेसिप्रोकेटिंग मशीन है, कोई भी मशीन हो उसमें वाइब्रेशन तो होता ही है। अगर हम उसे प्रिसाइजली बैलेंस भी कर देते हैं फिर भी थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन रहता ही है, राइट। सो अभी तक हमने इतना देखा कि हाँ भाई वाइब्रेशन होता है, फिर हम उसे बैलेंस भी करते हैं। लाइक बैलेंसिंग ऑफ रोटरी मासेस देखा, फिर बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस देखा। इस तरह से हमने आगे के चैप्टर्स में बहुत सारा देखा। अब वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या है, तो आप यहाँ पर ये फिगर देख सकते हो। आपको यहाँ पर एक मोटर दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर का है, दैट इज़ द मोटर। और इस मोटर को रखा गया है एक फाउंडेशन के ऊपर। जो आपको नीचे स्क्वायर दिख रहा है कंक्रीट का, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द मोटर। ये सभी वाइब्रेशन से क्या होता है, ऑब्वियसली मोटर तो वाइब्रेट करेगी ही, लेकिन इसकी वजह से फाउंडेशन का भी वाइब्रेशन होगा, राइट। फाउंडेशन भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब आप ही मुझे बताओ कि क्या ये अच्छी बात है? नो। अगर फाउंडेशन भी वाइब्रेट करने लगेगा तो क्या अच्छा होगा भाई? कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, राइट। सो वैसा ना हो इसके लिए मशीन और फाउंडेशन दोनों को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन सेपरेट करें तो कैसे सेपरेट करें? वैसे ही सेपरेट थोड़ी कर सकते हैं, वैसे हवा में थोड़ी लगा सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना होगा, मशीन और फाउंडेशन के बीच में कुछ सेपरेटिंग मीडियम या तो फिर सेपरेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि मशीन के वाइब्रेशंस फाउंडेशन तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब बर्बाद हो जाएगा, वो सब नहीं होगा। और फाउंडेशन जो है वो भी सेफ रहेगा, और हमारा मशीन जो है वो भी सेफ रहेगा। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें मशीन को फाउंडेशन से सेपरेट किया जाता है या तो फिर आइसोलेट किया जाता है बाय यूजिंग सम आइसोलेटिंग मटेरियल्स, जिससे क्या होगा कि वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वाइब्रेशन आइसोलेशन। अब चलो थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन हम फ्रेम कर देते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या है वो। सो नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो हमने ये देखा कि वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। सो इट इज़ अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? तो आइसोलेटिंग द मशीन और अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो मशीन और या तो फिर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो, उससे हमें क्या करना है, तो फाउंडेशन से सेपरेट करना है या तो फिर उसे फाउंडेशन से आइसोलेट करना है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द मशीन और अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स फाउंडेशन। अब ऐसा क्यों करना है, आइसोलेट क्यों करना है? हमें इसलिए आइसोलेट करना है ताकि जो वाइब्रेशंस है वो मशीन के वाइब्रेशंस फाउंडेशन तक ट्रांसमिट ना हो पाए, इसलिए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। सो कंप्लीट डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द मशीन और अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स फाउंडेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ अ वाइब्रेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। हम अब नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट मशीन फ्रॉम एक्सेसिव वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड टू इट फ्रॉम इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो और उस वाइब्रेटिंग बॉडी का हमें एम्पलीट्यूड मेज़र करना है या तो फिर उसका एसेलरेशन मेज़र करना है कि कितना एम्पलीट्यूड है, कितना एसेलरेशन है, तो वो सब मेज़र करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। लाइक हियर इट इज़ रिटन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो अब ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अब ये इतने डेलिकेट होते हैं कि अगर हम उसे वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर रखते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो सकते हैं या तो फिर रीडिंग कुछ गलत आ सकता है। सो वैसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है। सो इंस्ट्रूमेंट और वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है उसके बीच थोड़ा आइसोलेशन होना चाहिए, राइट। सो वैसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, सो वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट मशीन फ्रॉम एक्सेसिव वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू इट फ्रॉम द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या तो फिर वाइब्रेटिंग बॉडी। सो नाउ दिस सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम मशीन टू द फाउंडेशन। सो ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देख लिया कि जो हमारा मशीन है वो वाइब्रेट होता है, तो उसके वाइब्रेशन फाउंडेशन तक ट्रांसमिट ना हो पाए उसके लिए आइसोलेट करना होता है हमें। सो दैट इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव, राइट। सो दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर वाइब्रेशन आइसोलेशन।
चलो तो अब ये दोनों पॉइंट आप याद कैसे रखोगे, ये भी मैं आपको एक ट्रिक दिखा देता हूँ। तो देखो, पहले पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है कि भाई मुझे बचा लो, ऐसा बोल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट बचाना है पहले पॉइंट में। सो पहला पॉइंट ऐसा है कि टू प्रोटेक्ट दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो ये हो गया पहला पॉइंट, हमें इंस्ट्रूमेंट को बचाना है। अब फिर दूसरे पॉइंट में फाउंडेशन बोल रहा है कि भाई मुझे बचा लो। तो दूसरा पॉइंट हम कैसे याद रखेंगे कि टू प्रोटेक्ट द फाउंडेशन फ्रॉम वाइब्रेशंस, राइट। सो पहले पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट को बचाओ और सेकंड पॉइंट में फाउंडेशन को बचाओ। तो इन दोनों मेन फंक्शन है, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है वाइब्रेशन आइसोलेशन के। क्योंकि कोई भी मशीन अगर वाइब्रेट हो रहा है तो एक तो फाउंडेशन में ट्रांसमिट होगा वाइब्रेशन, सो फाउंडेशन को भी बचाना है। और अगर हम वो वाइब्रेशन मेज़र करते हैं कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी बचाना पड़ेगा। सो ये हम कैसे कर पाएंगे, तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय वाइब्रेशन आइसोलेशंस। सो दीज आर द टू मेन फंक्शंस या तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं दैट इज़ वाइब्रेशन आइसोलेटर्स। तो वाइब्रेशन आइसोलेटर्स क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो इलास्टिक होता है और इसके पास डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी कि इससे क्या होता है कि इलास्टिक मीडियम होता है, तो मशीन का जो वाइब्रेशन होता है वो फाउंडेशन तक ट्रांसमिट हो उससे पहले वो आइसोलेटर्स उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एज अ इलास्टिक मटेरियल इट विल एब्जॉर्ब दी वाइब्रेशंस, राइट। और इसका दूसरा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया दैट इज़ डैम्पिंग प्रॉपर्टी। अब डैम्पर मतलब क्या होता है, तो डैम्पर मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा डिवाइस है जो ऑलरेडी हमने डैम्प फ्री वाइब्रेशन में पढ़ाई है कि डैम्पर इज़ अ डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स दी वाइब्रेशन या तो फिर विच रिड्यूसेस दी वाइब्रेशन। सो ये जो वाइब्रेशन आइसोलेटर्स होते हैं उसके पास भी ये सेम ही प्रॉपर्टी होती है, डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़, राइट। अब ये वाइब्रेशन आइसोलेटर्स को कहाँ पर रखा जाता है, तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, ये ब्लू कलर का जो मोटर आपको दिख रहा है और मैंने आपको ये कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बताया फाउंडेशन। तो इन मोटर और फाउंडेशन दोनों के बीच का जो बेस है वहाँ पर लगाया जाता है वाइब्रेशन आइसोलेटर। इससे क्या होगा कि ये जो मोटर के वाइब्रेशन है वो आइसोलेटर एब्जॉर्ब कर लेगा और फाउंडेशन तक नहीं पहुँच पाएगा वाइब्रेशन, और हमारा फाउंडेशन बच जाएगा, राइट। सो मशीन और फाउंडेशन इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन आइसोलेटर्स को लगाया जाता है। चलिए तो अब वाइब्रेशन आइसोलेटर्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज रबर, देन फेल्ट, देन द थर्ड इज कॉर्क एंड द फोर्थ वन इज मेटालिक स्प्रिंग। तो पहला हम डिस्कस करेंगे रबर के बारे में। तो रबर तो जनरली आपने देखा ही होगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज द शीट ऑफ रबर। अब वाइब्रेटिंग बॉडी और फाउंडेशन के बीच में इस टाइप के रबर शीट लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाएंगे और वी कैन से वाइब्रेशन आइसोलेट हो जाएंगे। अब ये जो रबर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इट इज़ सूटेबल फॉर लाइट वेट। देखो रबर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट वेट के लिए ही सूटेबल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सूटेबल फॉर लाइट वेट या तो फिर लाइट लोड, ओके। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा है तब भी हम रबर यूज़ कर सकते हैं एज एन आइसोलेटर। सो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, राइट। सो अगर मशीन का लोड बहुत ही कम है तब हम रबर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वाइब्रेटिंग बॉडी की तब भी हम रबर यूज़ कर सकते हैं। सो लाइट वेट होना चाहिए मशीन, या तो और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए तब हम रबर यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लाइट वेट की जगह पर कोई बहुत ही हैवी मशीन हो जाएगा तो क्या होगा, रबर की रोटी बन जाएगी, यू कैन से लाइक दैट। सो कहने का मतलब ये है कि रबर जो है वो ज़्यादा वेट सहन नहीं कर सकता, सो इट इज़ सूटेबल फॉर लाइट वेट मशीन्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी मशीन्स, राइट। नाउ अब रबर का एक डिसएडवांटेज है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर मशीन्स। अगर कोई मशीन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तब हम रबर को एज अ आइसोलेटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो रबर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। So it is not suitable for high temperature applications and it is also affected by gasolines as well as oil. So वैसी सिचुएशन में रबर का यूज़ नहीं कर सकते। चलो अब नेक्स्ट इज फेल्ट। अब फेल्ट की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। सो फेल्ट लुक्स लाइक दिस। देखो आपको मैं यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर इमेजेस कॉपीराइट फ्री नहीं होगी तो फिर वीडियो पे स्ट्राइक भी लग सकता है। सो आप एक काम करना कि फेल्ट है ये, फिर कॉर्क है, ये सब आप गूगल पे सर्च कर लेना तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी।
राइट। चलो तो अब फेल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा रबर में कि इट इज़ सूटेबल फॉर लाइट वेट और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में लिखा। तो अब यहाँ पर इसका उल्टा ही है, ये लाइट वेट पे यूज़ होता था, तो फेल्ट कहाँ पर यूज़ होता है? सो दिस इज़ यूज फॉर हैवी लोड्स एप्लीकेशन और यू कैन से हैवी वेट मशीन्स। एंड नेक्स्ट थिंग हमने यहाँ पर रबर में देखा कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। तो फेल्ट में क्या आएगा? लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। सो इस तरह से याद रखो, रबर का आपको याद रहेगा तो फेल्ट ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉर्क। तो कॉर्क कुछ इस तरह से दिखता है, आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, राइट। अब कॉर्क में क्या है कि इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर लाइट वेट एप्लीकेशंस, सो इट इज़ सेम लाइक अ रबर। सो यहाँ पर ये जो कॉर्क है वो लाइट लोड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। चलो अब लास्ट जो है दैट इज़ द मेटालिक स्प्रिंग्स। मेटालिक स्प्रिंग्स बहुत ही अच्छा है, इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एयर, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। फिर टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट यू कैन से। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? तो ये हैवी लोड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में यूज़ होता है। सो वी कैन राइट हियर heavyweight applications and where the vibrations frequency is very high, so high frequency applications। अब ये जो स्प्रिंग्स होते हैं उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा होता है लीफ स्प्रिंग। और ये सब आपने पढ़ा होगा शायद। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर में सब कुछ समझ में आया है, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अब पूरा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो पहले हमने क्या देखा? तो पहले हमने वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या है वो देखा, फिर उसकी डेफिनेशन फ्रेम की। सो हमने ये देखा कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द मशीन, या तो फिर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो उसे हमें आइसोलेट करना है, किससे? तो फाउंडेशन से, राइट। क्यों आइसोलेट करना है? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन, ताकि जो वाइब्रेशन है वो फाउंडेशन तक ट्रांसमिट ना हो पाए इसलिए, और जो फाउंडेशन है उसे कुछ डैमेज ना हो सके इसके लिए हमें आइसोलेट करना है। सो दैट इज़ द डेफिनेशन। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो पहला ऑब्जेक्टिव हमने ये देखा कि पहला तो हमें इंस्ट्रूमेंट को बचाना है, सो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि फाउंडेशन को बचाना है, सो दैट इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव। फिर हमने देखा कि वाइब्रेशन आइसोलेटर्स क्या होता है, सो उसके बारे में थोड़ी हमने डिस्कशन की। फिर कौन से टाइप्स के वाइब्रेशन आइसोलेशंस हैं, सो दैट इज़ रबर, फेल्ट, कॉर्क एंड मेटालिक स्प्रिंग्स। और ये सब हमने इमेज के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सो आई होप कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आया है। और इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा दैट विल बी ऑन वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसमें हम देखेंगे फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। और इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। सो ये सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।